तो यात्री घर पे ध्यान दें। आपका स्वागत है मेरे चैनल यात्री पे। और आपको थोड़ा आज अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूके वीज़ा के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके यूके वीज़ा के लिए। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ भाई। तो आपका वीज़ा फैक्टर डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे। सबसे पहला आपकी एजुकेशन हिस्ट्री, दूसरा आपके फंड्स, तीसरा किस पे करता है भाई आपकी एक्सेप्टेंस, और चौथा एम्बेसी। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चाहिए, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है एडमिशन का, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है किसी कोर्स के लिए आपके प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट जो एक्सपायर ना हुआ हो। उसके बाद आपको चाहिए 10 सर्टिफिकेट, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। उसके बाद चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जिसको हम 12th बोलते हैं। और 12th होने के बाद मज़े ही मज़े हैं, जैसा कि सब बताते हैं घर वाले, स्कूल वाले, टीचर्स, जो कि एक साफ सफ़ेद झूठ है। तो छोड़ो, अभी वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद IELTS सर्टिफिकेट। तो अब यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस बिहाफ पे एडमिशन दे रहे हैं। क्योंकि आप एक इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश टेस्ट करेंगे। तो सबसे मेन जो हमारी होती है वो IELTS, PT, थर्ड पे आता है यहाँ का UKVL टेस्ट, जो काइंड ऑफ एक इंग्लिश टेस्ट होता है, जो सिमिलर होता है थोड़ा PTE के, बट थोड़ा इजी होता है। चौथा आपको एडमिशन मिलता है आपके 12th की इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर। तो अगर आपने IELTS भी नहीं की या आप कर रहे हो नहीं पा रही है, आप बड़े दुखी हो, पर आपके इंग्लिश में 12th में 80% मार्क्स हैं, मतलब 100 में से 80 अबोव है, जो कि आपके स्कूल टाइम पे आपके टीचर्स भी बोला करते थे कि बेटा पढ़ ले, और आपने ध्यान से पढ़ाई की हुई है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। जी हाँ। तो चौथा थोड़ा एक रेयर और मुझे लगता है क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे कोई IELTS, कोई PT, कोई UKVI नहीं मांगती, बस आपसे मांगती है इंग्लिश में 80 अबव, 85% मार्क्स, 90% मार्क्स, 98% मार्क्स। और बेसिकली मेरे पास IELTS सर्टिफिकेट भी था, जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट था, और मेरे पास था इंग्लिश में 90% मार्क्स। जी हाँ, सही सुना, सही जवाब दोस्तों। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं इंटरव्यू दे के करूँ या IELTS पे करूँ। तो मेरे जो एजेंट था उसने मेरा जो एडमिशन कराया वो IELTS बेस पे कराया, जो कि ईज़िली हो गया। जहाँ आपने एक बार अप्लाई किया, जिस यूनिवर्सिटी में किया, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी अगर अप्रूव कर देती है तो आपको पे करनी पड़ती है फीस पे करने के बाद आपको मिलता है कास्ट लेटर। अगर आपको कास्ट लेटर मिल गया, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी विल स्पॉन्सर यू फॉर योर स्टडीज़। तो दैट्स अ मोमेंट वेयर यू विल रियलाइज दैट योर वीज़ा गोना बी अप्रूव। तो अगर आपका एक बार कास्ट लेटर आ जाता है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगने वाला है।
और दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश बेस पे करते हैं, मतलब आपके 12th के इंग्लिश मार्क्स के ऊपर करते हैं एडमिशन, तो यूनिवर्सिटी मांगती है आपसे एक चीज़ और, वो है इंटरव्यू। आपका होगा एक इंटरव्यू जिसमें वो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करेंगे, और बेसिकली वो इंटरव्यूज़ इतने इजी भी नहीं होते हैं और हार्ड भी नहीं होते, मतलब एक मॉडरेट होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक ठाक। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है पहले से। आपका जो आपने कोर्स अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, उस कोर्स की सिंगल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आपके कोर्स के मॉड्यूल्स आपको पता होने चाहिए, उसकी फ़ीस, आप जो फ़ीस पे करने वाले हैं उसका सोर्स क्या है, आपके पेरेंट्स की इनकम, ITR वगैरह सब कुछ आपको दिमाग में रखते हुए इंटरव्यू देना है। तो अगर आपने कर दिया इंटरव्यू पास, देन आपको फ़ीस पे करनी है और आपको मिल जाएगा कास्ट लेटर। तो कास्ट लेटर आते ही अ पार्ट ऑफ योर वीज़ा इज स्टार्टेड। तो मतलब आपका 80% वीज़ा हो चुका है, मतलब आपके वीज़ा आ चुका है। अगर आपका कास्ट आ चुका है तो डेफिनेटली जैसे अब और क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए फंड्स के लिए। फंड्स एक मेन चीज़ है, आपका वीज़ा फंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फंड्स आपको थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग तरीका होता है FD। अगर आपने कोई FD करवाई हुई है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी आपके वीज़ा के लिए। तो बेसिकली मेरा जो एजेंट था उसने मुझे बता दिया कि ICICI बैंक से कराओ, वहाँ पे FD ऐसे। उसने मुझे पूरा गाइड किया अच्छे से कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट में थोड़ा बहुत अमाउंट डाला, फिर उसने मुझे कहा कि मतलब उसने मुझे एकदम अच्छे से गाइड किया कि कैसे कैसे करना है। तो फिर बेसिकली सब बोलते हैं कि फंड्स जो हैं वो 3 महीने 5 साल, मतलब 5 महीने 3 महीने पुराने होने चाहिए, 6 महीने पुराने होने चाहिए, साल पुराने होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। मेरे जो फंड्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स पुराने थे। और उसने जो मुझे जैसे जैसे उसने मुझे बताया वो ऐसा था कि पहले मैंने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई जो थी अराउंड 16 लाख, और 16 लाख के बाद फिर मैंने उसी अमाउंट का FD सर्टिफिकेट बनवा लिया, मतलब उसी अमाउंट का मैंने FD बनवा लिया था। और तो मेरे पास 2 प्रूफ ऑफ फंड्स हो चुके थे एक ही बैंक अकाउंट से। तो काफ़ी अच्छा रहा। अब तीसरी चीज़ आती है आपके और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपका एडमिशन हो गया, आपको मिल गया कास्ट लेटर, आपने फ़ीस भर दी, आपने फंड्स दिखा दिए, आपके 2 स्टेप हो चुके हैं। अब आता है 3rd स्टेप जो होता है गैप। तो मेरे साथ जो हुआ था थोड़ा डिफरेंट केस था, और उसमें जो मैंने IELTS पहले की थी वो मैंने कनाडा के लिए की थी, और मैंने अप्लाई किया था कनाडा के लिए। 1 साल स्टडी की थी। स्टडी 1 साल करने के बाद मेरा रिफ्यूज़ल आ चुका था, मैं परेशान था। तो फिर मैंने सोचा कि अब UK का करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर UK का किया, पर जब हम दूसरी कंट्री से रिफ्यूज़ल लेके बैठ चुके हैं तो आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री थोड़ा सा चेंज हो जाती है वहाँ पे। तो मैंने जब UK के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उनको बताया नहीं था कि मेरा रिफ्यूज़ल आया हुआ है। हालांकि उसमें ऑप्शन था कि हैव यू गॉट रिफ्यूज़ फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो मैंने वहाँ पे नो कर दिया था क्योंकि इनके आपस में इंटरकनेक्शन नहीं होते एम्बेसीज़ के। तो उसका मुझे थोड़ा वो हुआ। तो बट कनाडा के चक्कर में मेरे लगभग 1.5 साल 2 साल का गैप आ चुका था।
तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि आपको एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने अपना एक वर्क एक्सपीरियंस बनवाया एक लोकल क्लिनिक से, और ये मेरा उन्होंने उनकी स्टैम्प वगैरह थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे बना के दिया, और ये मैंने एम्बेसी में लगा दिया। और उनको बोल दिया था कि अगर आपके पास कोई ऐसे हो तो आप संभाल लेना। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है, हम देख लेंगे। तो इस तरह से मेरा गैप क्लियर हुआ। एक चीज़ और रहती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप एक अप्रूव्ड डॉक्टर से करवाना होता है, जो कि आपको यूके वीज़ा इमिग्रेशन की साइट पे मिल जाते हैं। बाकी आपका एजेंट आपको डेफिनेटली इसके बारे में बता ही देगा कि आपको कहाँ से और किस डॉक्टर के पास से कराना है। तो इट्स अ ईजी थिंग, यू कैन गेट इट जस्ट इन 1 डे। सो इसके बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। बस आपको पहले कभी टीबी वगैरह ना हुआ हो, क्योंकि ये बेसिकली चेस्ट का एक टेस्ट होता है, और दैट्स इट। आता है हमारा एम्बेसी में लास्ट स्टेप। हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, हमारा कास्ट लेटर आ चुका है, एक्सेप्टेंस हमारी हो चुकी है। अब आती है एम्बेसी की बारी, क्योंकि वीज़ा एम्बेसी ने देना है। सब कुछ रिलाई करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर कि आपकी फ़ाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी फ़ाइल में कितना गैप है, आपने कितना गैप कवर किया है। और अराउंड 80% चांसेस होते हैं कि वो आपके गैप को लेके आपको कॉल करते हैं, या आपके एम्प्लॉयर को कॉल करते हैं कि कहाँ से आपने गैप कवर किया हुआ है। तो अपने एम्प्लॉयर को पहले ही नोटिफाई कर दें कि आपको कॉल आ सकता है, और बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉल अबाउट द इमिग्रेशन। अगर वो मेरे बारे में कुछ पूछेंगे तो आपको बता देना है। और फिर आता है एम्बेसी में अप्लाई करना। तो एम्बेसी में जब मैंने अप्लाई किया था तो 3 टाइप्स ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस थे: जनरल कैटेगरी, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी। तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि सुपर प्रायोरिटी से अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा वीज़ा आना ही आना है, अप्रूवल ही मिलनी है, मतलब रिफ्यूज़ल की कोई चांस नहीं है। पर ऐसा नहीं है, तो सफ़ेद झूठ है, उस पर भरोसा ना करें। हाँ मतलब, तो सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी। तो जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी फ़ीस अराउंड 36,000 होती है, और उसका ड्यूरेशन होता है वीज़ा का अराउंड 1 मंथ। तो मतलब अगर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मंथ रुकना पड़ेगा, तब जाके आपका वीज़ा आएगा घर पे। दूसरा होता है प्रायोरिटी, जिसमें आपके अराउंड 26,000 ऐड हो जाते हैं प्रायोरिटी फ़ीस, और उसमें ये हो जाता है अराउंड 52-55,000। डिपेंड करता है कि पाउंड का रेट कितना चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये होता है अराउंड 50-55,000। देन आता है हमारा सुपर प्रायोरिटी, जो होता है अराउंड 1 लाख, और जिसका रिज़ल्ट आता है नेक्स्ट वर्किंग डे। तो आप करते हैं अप्लाई, आप करते हैं फ़ीस पेड, फिर आपको फिर आपको एम्बेसी कॉल करती है। एम्बेसी आपको बुलाती है फॉर योर बायोमेट्रिक्स। आपके होंगे बायोमेट्रिक्स, आपकी उंगली के निशान, और आपका एक सुंदर सा फ़ोटो, ये मतलब किसी भी तरह। तो जो फ़ोटो आपका बायोमेट्रिक पे खींचेगा वीज़ा सेंटर में, बायोमेट्रिक सेंटर में, वही आपका वीज़ा स्टिकर पे लग के आएगा, और वही आपको फिर BRP कार्ड पे मिलेगा। जो आपको यहाँ पे एक कार्ड मिलता है BRP कार्ड, उस पर भी वही फ़ोटो आएगा। तो सुंदर कपड़े वपड़े पहन के जाएं। फिर जो मैंने किया था अप्लाई, वो मैंने प्रायोरिटी वीज़ा से किया था, क्योंकि मुझे लगा कि सुपर प्रायोरिटी थोड़ा एक्सपेंसिव है और जनरल कैटेगरी में मैं वेट नहीं कर सकता, तो मैंने प्रायोरिटी चूज़ किया था उस टाइम पे। अब हालांकि सिचुएशन बदल चुकी है, इनमें चेंजेस आते रहते हैं। आई गेस अभी प्रायोरिटी वीज़ा उन्होंने हटा दिया है, सिर्फ सुपर प्रायोरिटी और जनरल कैटेगरी में वो लोग डील कर रहे हैं अभी। तो आई गेस
इसका मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है कि अभी क्या चल रहा है, या आपका एजेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है सब चीज़। फिर आप करते हैं वेट, आपका वीज़ा के लिए आपका वीज़ा आता है। फिर आप करते हैं टिकट बुक। तो टिकट बुक करने के बाद एक चीज़ बचती है जो लोग भूल जाते हैं, काफ़ी हो जाता है, एजेंट भी भूल जाते हैं, जो होता है हमारा पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। तो आपको एक एड्रेस देना होता है गवर्नमेंट को यूके की, कि आप कहाँ पे स्टे करेंगे जाके। किसी के रिलेटिव्स होते हैं, आप वहाँ पे उनका एड्रेस दे सकते हैं। अगर नहीं होते तो आप कोई होटल वगैरह बुक करना पड़ेगा, उस होटल में एड्रेस देना पड़ेगा, वही एड्रेस सब कुछ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा सब कुछ। या फिर आप एयरबीएनबी चूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। पर जब हमारे इनटेक का टाइम आता है, लाइक सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक और मई इनटेक, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं होटल्स। तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप कोई रिलेटिव वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट वगैरह का करने का सोचें, क्योंकि आपको एयरबीएनबी वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो। तो आपका फाइनली आ जाता है वीज़ा, आप करते हैं टिकट बुक और उड़ के आ जाते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा कि बेसिक में मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चाहिए होता है। बाकी आई गेस बहुत रेयर कंडीशन होती है कि आपको यूनिवर्सिटी कॉल करके कोई डॉक्यूमेंट मांगती है कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। बेसिकली इतने डॉक्यूमेंट्स में आपका वीज़ा आ ही जाता है। पर आपको अपने फंड्स स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, या आपको अपने एजेंट से पहले ही बात कर लें कि भाई मेरा ऐसा ऐसा सीन है और मेरे फंड्स का इतना करना है। अगर कोई अच्छा एजेंट होता है वो खुद देख लेता है। हालांकि इंडिया में तो अभी काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, एजेंट काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो अगर आपका एजेंट अच्छा है तो आपको ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेके, वो अपने आप कर देगा। उससे बस डायरेक्टली सब सीधी सीधी बात कर लें कि ऐसे से है। और होपफुली आपने वीडियो को देखा, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो, अगर नहीं लगी तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।